हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, हमने पिछली क्लास तक देखा था कि किस तरीके से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को मुझे संतुलित करने की आवश्यकता होती है अगर असंतुलित है तो। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख लेना। आज हम स्टार्ट करते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम और अधिक सूचनाप्रद कैसे बना सकते हैं। देखिए, एक बात मुझे पता है कि आगे चल के, है ना, जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं उनका सभी का लिंक यहीं से है कि हमें रासायनिक समीकरण अच्छे से समझ में आना चाहिए और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक, तो इससे पहले हम सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो फिलहाल अभी तक हमने इतना समझ लिया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण की सहायता से समझते हैं। ठीक, और पिछली क्लास में जितना भी हमने सीखा कि कोई रासायनिक समीकरण मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर कोई मैं रासायनिक समीकरण लिख दूँ तो उसमें क्या क्या दिए होते हैं, उसमें सर अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। ठीक है, बताए थे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल रहे थे, अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड में थे, ठीक है, जो दाएं तरफ थे, उन्हें हम बोलते थे उत्पाद। ठीक, तो नॉर्मल सा अगर कोई रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है तो मुझे अभिकारक और उत्पाद की जानकारी मिलती है। ठीक, अब किसी रासायनिक समीकरण को हम और भी ज़्यादा सूचनाप्रद, यानी कि किसी रासायनिक समीकरण को देख के मुझे और अधिक जानकारी कैसे मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। और आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे, ठीक, जो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लास से आप देख लेना, बहुत ही मज़ा आएगा और चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। ठीक, तो ये वाला कोर्स प्रॉपर है ना, बिल्कुल इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए है, तो सब कुछ हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ और फिर आप लोग लिखते भी जाते हो, जो कि आपको पता है। ठीक है, तो अगर नए लोग हो तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप स्टार्टिंग से ज़रा लेक्चर देख लेना। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। तो जो अपना आज का टॉपिक है ना, वो क्या है, रासायनिक समीकरण को। ठीक, तो मैं पहले ही ये चीज़ बता चुका हूँ कि अब हमारी ज़िंदगी में रासायनिक समीकरण का ही मतलब है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण, तो मेरे साथ साथ आप लोग हेडिंग लिख लिया कीजिए, ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रासायनिक समीकरण को, ठीक, अधिक सूचनाप्रद बनाना, अधिक सूचनाप्रद, ठीक है, अधिक सूचनाप्रद बनाना। तो किसी रासायनिक समीकरण को हम और भी अधिक इंफॉर्मेटिव, है ना, और भी अधिक सूचनाप्रद कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, कभी कभार बहुत ज़्यादा हिंदी लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, क्यों? जैसे कि सूचनाप्रद, इसका मतलब कि और भी अधिक जानकारी देना। कोई रासायनिक समीकरण मुझे और भी ज़्यादा अधिक जानकारी कैसे दे सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, 3 तरीके से हम दिखा सकते हैं जो कि हम लोग अपने 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया की जो भौतिक अवस्था है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको लिखवाऊँगा बोलकर। ठीक है, भौतिक अवस्था को, ठीक है, दिखाकर, भौतिक अवस्था को दिखाकर। ठीक, यानी कि किसी रासायनिक समीकरण में जो उपस्थित अभिकारक और उत्पाद है, अगर मैं उसकी भौतिक अवस्था को भी दिखा देता हूँ, ठीक है, तो वो भौतिक अवस्था देखकर मुझे कोई रासायनिक समीकरण और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव दिखेगा। ठीक, ये सर क्या बोल रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं लिख कर आपको बता दूँ। ठीक है, ऐसे। दूसरा, किसी ऊष्मा, है ना, ऊष्मा को दिखाकर। ठीक है, तो ये ऊष्मा का क्या चक्कर है मैं अभी समझाता हूँ आपको, पहले आपके लिए मैं लिख दूँ। ठीक, तीसरा, ठीक, अब जैसे कि उपस्थिति को, है ना, विशेष उपस्थिति, ठीक, तो विशेष उपस्थिति को, ठीक, तो मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। तो विशेष उपस्थिति, ठीक। अब जैसे आप देखो तो जो ये शुद्ध हिंदी होती है ना,
विशेष उपस्थिति को दर्शाकर, ठीक है, दर्शाकर, दिखाकर की जगह हम लोग दर्शाकर कर सकते हैं, ठीक, विशेष उपस्थिति को दर्शाकर, ठीक। तो सर क्या कहा आपने, जरा आप मैं बोल के लिखवा देता हूँ। पहले आप हेडिंग लिखिएगा। पहले हेडिंग आपने लिख लिया कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाना, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट लिखते हैं हम लोग, पॉइंट लिखिए। किसी रासायनिक समीकरण को हम बिल्कुल जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक। इसके नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, इसको बाद में लिखना है, अभी नहीं लिखना है। तो क्या बोला आपने, तो आपने बोला कि किसी रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए, किसी रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए हम समीकरण में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को दिखाते हैं, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को दिखाते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सेकंड बिंदु, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित ऊष्मा के परिवर्तन को दिखाकर, रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित ऊष्मा के परिवर्तन को दिखाकर तथा अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया, जो मैंने बोला, ठीक है, तथा अभिक्रिया से संबंधित विशेष परिस्थिति को दर्शाकर, तथा अभिक्रिया से संबंधित विशेष परिस्थिति को दर्शाकर, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो मैं चीज़ें सोच कर ही बोलता हूँ, आप पीछे रिपीट कर लेना, ठीक है, जो मैंने बोला। मैं आपको समझाता हूँ कि कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, कहना मैं ये चाहता हूँ ना कि देखिए, अब आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। तो जो मैंने बोल कर लिखाया, अब आप इसको जरा ऐसे शॉर्ट में लिख लें। शॉर्ट में मतलब आप ऐसे लिख लें, भौतिक अवस्था को दिखाकर, है ना, ऊष्मा को दिखाकर, या फिर आप लिख सकते हैं ऊष्मा में परिवर्तन को दिखाकर या फिर दर्शाकर, ठीक। तीसरा बिंदु विशेष उपस्थिति को दर्शाकर, ठीक। तो सर आपने ये बोला कि हम किसी रासायनिक समीकरण को और भी ज़्यादा अधिक इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं यदि हम अभिकारक तथा उत्पाद में जो उपस्थित है ना, जो भी मेरे पास तत्व हैं, उनकी हम भौतिक अवस्थाओं को दिखा दें, ठीक। तो पहला बिंदु था भौतिक अवस्था को दिखाकर। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, जो मुझे देखकर पता चलता है। क्या देखकर पता चलता है, जैसे कि ये मार्कर किस रूप में है, किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। नॉर्मल हम जानते हैं कि सर सॉलिड वाला फॉर्म होता है, यानी कि ठोस अवस्था में होता है। मतलब मेरा कोई तत्व ठोस अवस्था में हो सकता है, या फिर पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकता है, या फिर गैस अवस्था में हो सकता है, ठीक। और अपने यहाँ पर रिएक्शन के लिए वो जलीय अवस्था में हो सकता है, ठीक। तो तीन बातें, यानी कि भौतिक अवस्था को दिखाने का मतलब, जैसे कि अगर वो ठोस अवस्था है, जैसे मेरे पास ठोस अवस्था, ठीक, ठोस अवस्था। दूसरा, ठीक, द्रव अवस्था, ठीक, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। तीसरा, गैस अवस्था, ठीक है, गैस अवस्था। अब यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण में एक चौथी अवस्था दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं हम, ठीक, जलीय अवस्था। सर कौन सा अवस्था, जलीय रूप बोल सकते हैं हम, जलीय रूप, ठीक। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं, अगर मैं अभिकारक या फिर उत्पाद में जो उपस्थित तत्व या फिर पदार्थ है, उनकी अगर मैं ठोस अवस्था को दिखा दूं, तो जो रासायनिक समीकरण है और भी ज़्यादा जानकारी वाला बन जाता है, ठीक। ठोस अवस्था को हम दिखाते हैं स्मॉल एल से, स्मॉल एस से, ठीक है। ठोस अवस्था मतलब स्मॉल एस, एस का मतलब सॉलिड से। द्रव अवस्था को दिखाते हैं हम स्मॉल एल से, स्मॉल एल लगाकर, ठीक है। गैस अवस्था को हम स्मॉल जी लगाकर दिखाते हैं, ठीक है।
सर ये कहाँ पे लगाना है दिखाता हूँ, बताता हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं, यानी कि सर ठोस अवस्था के लिए हम स्मॉल एस लिखते हैं, द्रव अवस्था के लिए हम एल लिखते हैं। एस का मतलब सॉलिड से, तो इंग्लिश के वर्ड से उठाया गया है। लिक्विड मतलब लिक्विड से एल लिया गया है। गैस का मतलब जी से लिया गया है, जी यानी गैस से लिया गया है। अब आप देखो जलीय रूप, जलीय रूप को लिखते हैं हम लोग ए क्यू। क्या लिखते हैं सर? ए क्यू। ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, ए क्यू यू ई ओ यू एस, एक्वस। ठीक, एक्वस का मतलब जलीय रूप। अगर कभी रिएक्शन होती है तो मुझे वहाँ पर ना जो भी हमारे पास अभिकारक या फिर अभिकारक है, पदार्थ है, ठीक, उसे हम लोग जल में घोल देते हैं। तो जल में घोलने के पास मेरे पास एक जलीय विलयन बन गया, तब मेरे पास अभिक्रिया कराई जाती है ना। तो अगर मेरे पास जलीय विलयन है, और आमतौर पर हम लोग के रिएक्शन के लिए लैब में जलीय विलयन होता है, ठीक, यानी कि किसी जलीय विलयन में ही अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक, तो जलीय विलयन को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्वस। क्या बोलते हैं सर? एक्वस। ठीक, इसीलिए इस एक्वस से ए क्यू लिया गया है, और जलीय रूप को हम ए क्यू से दर्शाते हैं, ए क्यू। तो कहीं पर अगर ए क्यू लिखा है इसका मतलब कि वो जलीय विलयन में है ना, जलीय विलयन में है। एस लिखा है मतलब सर सॉलिड में है, एल लिखा है तो द्रव अवस्था में, जी लिखा है तो वो गैस अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आती है। चलिए अभी हम इस पर एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो पहले आप तो जितना मैंने बोलकर लिखा है वो लिख लिया। ठीक, तो अब उसके नीचे आप लिख लो। कैसे लिखेंगे? जितना भी मैंने लिखा है वो लिख लिया। ठीक, उसके बाद आपने मेरे कहने पे ये तीनों पॉइंट लिख लिए। ठीक है, हाँ लिख लिए सर। अब पहला पॉइंट लिखिए भौतिक अवस्था को दिखाकर। पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग भौतिक अवस्था को दिखाकर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा एक एक करके, जिससे कि कॉपी और भी अच्छी सुंदर बने। ठीक, तो ये पहले हेडिंग लिखने के बाद उसके अंदर लिखेंगे हम ठोस अवस्था के लिए। आप और अच्छे से लिख सकते हो, ठोस अवस्था के लिए स्मॉल एस, द्रव अवस्था के लिए एल, गैस अवस्था के लिए जी, और जलीय रूप के लिए सर रूप क्यों लिखा है? हाँ, रूप भी लिख सकते हो या फिर जलीय अवस्था लिख सकते हो। जलीय अवस्था के लिए ए क्यू। क्या सर? ए क्यू। ठीक है, समझ गया? फिर से बताऊं, जो मैंने पूरा बोलकर लिखाया वो, उसके बाद आपने ये तीनों पॉइंट लिख लिया, फिर पहला पॉइंट फिर से लिखा, उसके नीचे ये सारे 4 पॉइंट लिख लिए। समझ गए? अब आपको फील आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए पिछली क्लास में हमने एक अभिक्रिया देखी थी जहाँ पर जिंक था। ठीक है, जिंक की रिएक्शन हमने करवाई थी H2SO4 के साथ, यानी कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता था सर? जिंक सल्फेट ZnSO4। और मैंने बोला था कि ये कैसे बनेगा हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर से, तो ये चीज़ कैसे हुई मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, अभी हम देख लें कि जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, तब मेरे पास जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, अच्छा जब तक ये लिखा था, जब तक मेरे पास इस तरीके का लिखा है रूप, इस तरीके के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं सर? कि ये एक रासायनिक समीकरण है। ये बात हम जानते हैं कि ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक, अब कोई रासायनिक समीकरण क्या मुझे जानकारी दे रहा है? सर मुझे जानकारी ये देता है कि जिसमें जिंक और H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड तो अभिकारक है। ये तो सर अपना अभिकारक है, क्यों? ये अपना सर अभिकारक। ठीक, एंड मेरे पास जिंक SO4 दोनों है ना। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस क्या है? उत्पाद है। क्या है सर? उत्पाद है। ठीक, अभी तक किसी रासायनिक अभिक्रिया से मुझे यही जानकारी मिलती थी। ठीक, अब इसको हम और अधिक ज़्यादा जानकारी वाला बना दें। कैसे बना देंगे? देखो आप, ठीक, वही चीज़, अगर मैं अभिकारक में उपस्थित जो भी तत्व है या फिर जो मेरे पास यौगिक है, अगर मैं उसकी भौतिक अवस्था को दिखा दूँ। ठीक, अब जैसे देखो, जब ये अभिक्रिया हुई होगी तो उस अभिक्रिया में ये जो पदार्थ या फिर तत्व हैं किस भौतिक अवस्था के रूप में लिए हैं, ये उस बात पर मैटर करता है। ठीक, फिलहाल मुझे 10th क्लास में इस बात से मतलब नहीं है कि हर अभिक्रिया की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है, हमें भौतिक अवस्था से मतलब नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि हम भौतिक अवस्था को दिखाते हैं किसी रासायनिक समीकरण में, जिससे कि वो रासायनिक समीकरण और अधिक सूचनाप्रद बन जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अब देखो, अब जिंक, तो जब ये अभिक्रिया हुई थी तो वहाँ पर जिंक सॉलिड के रूप में लिया गया था, जिंक सर ठोस अवस्था में लिया गया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो जब जिंक ठोस अवस्था में था तो जिंक के नीचे हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे स्मॉल एस है ना। तो कहीं पर ऐसा लिखा है कि Zn जिंक ब्रैकेट में स्मॉल एस, यानी कि जिंक ठोस अवस्था में था। ठीक है, प्लस H2SO4
ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये सर जलीय अवस्था में होता है, तो हम लिखते हैं सर H2SO4 और AQ। अभी तो बोला AQ का मतलब जलीय अवस्था, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय अवस्था में था। हाँ बिल्कुल, अपना बीकर होता है तो उसमें वाटर भी था और सल्फ्यूरिक एसिड भी डाले थे, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूशन बना, विलेन बना, जो कि जलीय अवस्था है, ठीक। अब इसमें जिंक लाकर हमने रख दिया, तो जिंक मेरे पास ठोस अवस्था में था, ठीक है। तो सर बनता है मेरे पास जिंक सल्फेट है ना, ZnSO4। अब फिर से ये अपना AQ यानी कि सर है ना एक्वस के रूप में जलीय अवस्था में है, ठीक। प्लस हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन तो गैस के रूप में, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में तो स्मॉल g, ठीक। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो मेरे पास ये समीकरण लिखा है और नीचे वाला समीकरण लिखा है, तो किस रासायनिक समीकरण से मुझे ज़्यादा जानकारी मिलती है ना इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि जो नीचे वाला रासायनिक समीकरण है ये अधिक सूचनाप्रद है, मोर इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भी दिख रही हैं, है ना। और हर एक अवस्था का मतलब हमने अभी समझ लिया, ठीक है। ऐसे है ना, लिक्विड का यूज़ यहाँ पर नहीं हुआ, वरना मैं उसको और बताता आपको। समझ में आती है बात ये। तो एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे चलिए एक रिएक्शन, अब देखिए बार बार चीज़ें रिपीट होती है। जब मैं अभी आगे चल के आपको रासायनिक समीकरण, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं रासायनिक समीकरण यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जब उनके प्रकार बताऊंगा, तो जितने भी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम जो भी भौतिक अवस्थाएं हैं, मैं आपको भौतिक अवस्थाएं लिखकर बताऊंगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आए वहाँ पर भौतिक अवस्था लिखी हो, ठीक है। भौतिक अवस्था लिखी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक। हमारा मैटर इस चीज़ से नहीं है। भौतिक अवस्था लिखी है तो ठीक है, मुझे एक जानकारी प्राप्त हो गई, ठीक। लेकिन भौतिक अवस्था लिखने को अपने सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। हमारे यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई अभिक्रिया लिखी हुई है तो कौन से प्रकार की है, या फिर अभिक्रिया को आप संतुलित करो, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया और नाम से आती है, ठीक। तो फिलहाल मुझे यहाँ तक क्लियर है, ठीक, क्लियर है। अब आप देखो, पिछली क्लास में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा। अच्छा, अब से हम जो भी अभिक्रिया लिखेंगे ना, जो भी हम रासायनिक समीकरण लिख रहे होंगे, मुझे एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये देखो आप संतुलित भी है, ठीक है, बात किए थे हम। देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम और क्या सर, ऑक्सीजन। तो जब MgO2 के साथ अभिक्रिया करता था, O2 के साथ, है ना, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको याद है ना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि इसको सर मुझे बैलेंस भी करना है, 2 ऑक्सीजन, क्योंकि हम एक बैलेंस अभिक्रिया लिख रहे हैं, है ना, एक बैलेंस रासायनिक समीकरण लिखते हैं। 2 ऑक्सीजन तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 Mg हो गए, तो फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमने बैलेंसिंग यानी कि संतुलित करना पिछली क्लास में सीख लिया है, ठीक। अब देखो, अब इसी रासायनिक समीकरण को हम और अधिक इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखो जब वो अभिक्रिया हुई थी तो आपको याद है Mg मैग्नीशियम सॉलिड के रूप में होता है, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम रिबन थी। O2 ऑक्सीजन सर गैस के रूप में, ठीक। जब ये जलने लगा था, जल कर क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर। अब वो पाउडर सर सॉलिड के रूप में, तो स्मॉल s, ठीक है। तो अब ये इस अभिक्रिया से मुझे ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। Mg मैग्नीशियम ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस की अवस्था में, ठीक। फिर इसे मुझे गर्म किया गया था, है ना, गर्म किया गया था। तो गर्म करने को हम लोग डेल्टा साइन से दिखाते हैं, डेल्टा साइन से, ठीक है। तो यही एक विशेष परिस्थिति हो गई, है ना, विशेष उपस्थिति को दिखाकर। तो ये एक विशेष उपस्थिति का भी में भी आ जाएगा कि यहाँ पर हमने गर्म किया। तो गर्म वाले जो साइन है ना, गर्म, अगर कहीं पे मुझे गर्म है, मतलब कि मुझे हीट करना है, गर्म करना है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा। इसे बोलते हैं हम डेल्टा, क्या बोलते हैं सर, डेल्टा। तो डेल्टा एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है जो कि गर्म करने को दर्शाता है, प्रतीक, ठीक है। तो अगर ऊपर डेल्टा लिखा है एरो के ऊपर, यानी कि गर्म किया गया है, ठीक है। इनको मिलाकर तो मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफ़ेद पाउडर था, और ये सॉलिड के रूप में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग भौतिक अवस्था को दर्शाकर रासायनिक समीकरण को और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, ठीक। चलिए, तो जितना भी कुछ मैंने अभी तक लिखवाया आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से अभी जो लास्ट आपने लिखा अपनी कॉपी में, वो ये 4 पॉइंट लिखे, ठीक। अब आप एग्जाम्पल लिख लो ऐसे,
एग्जाम्पल ऐसे लिख लें इस तरीके से, और आप भी इस तरीके से रेड पेन का यूज़ करें, है ना, अपनी कॉपी के लिए जितना भी कुछ आप यहाँ से पढ़ रहे हो प्रॉपर रेड, ब्लैक, ब्लू सब पेन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। 3 पेन हैंडल करना ठीक है। अब ग्रीन पेन यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो 3 पेन यूज़ करें आप, ठीक। और इस तरीके से आप लोग दिखा लें, और ये मेरे पास एक हो गया, ठीक है, जहाँ पर मुझे ठोस अवस्था या फिर जलीय विलयन, है ना, मुझे स्टेट दिख रही है, मुझे भौतिक अवस्था यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। ये चलिए अब मिलते हैं हम, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, है ना, ऊष्मा को दिखाकर। सर क्या चीज़? ऊष्मा को दिखाकर, ठीक। पहली हेडिंग तो हमने ये लिख ली कि सर भौतिक अवस्था को दिखाकर। अब दूसरी हेडिंग लिखते हैं हम लोग ऊष्मा को दिखाकर, ठीक। पहले आप लोग लिख लें, वीडियो पॉज कर लें और पॉज करके ये वाला पार्ट लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊष्मा को दिखाने का क्या मतलब है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे 2 परिभाषाएं मिलेंगी जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं, है ना, ठीक। अब देखिए सिंपल सी बात है, अपने 10th क्लास में बहुत ही छोटा सा लेवल होता है, ठीक है। यही सब चीज़ें आगे चल के 11th 12th में डिटेल से पढ़ाई जाती है, ठीक। तो मुझे यहाँ पर जितना समझ में आना चाहिए मैं उतना आपको समझा रहा हूँ। ऊष्मा का मतलब ये है, देखिए कोई भी अभिक्रिया होती है, ठीक, तो वहाँ पर ऊष्मा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक। देखिए 2 प्रकार से अभिक्रिया होती है। एक तो ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया होने पर मुझे ऊष्मा मिलती है, उसे बोलते हैं हम सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं सर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। और एक ऐसी अभिक्रिया होती है जहाँ पर मुझे ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि सर मुझे 2 प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अगर हम ऊष्मा के आधार पर देखें तब, ठीक है, ये चीज़। अब किस तरीके से हम किसी रासायनिक समीकरण में ऊष्माक्षेपी को दिखाएंगे और ऊष्माशोषी को दिखाएंगे, ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है, सही है। तो चलिए आपने हेडिंग लिख लिया ये चीज़, ठीक। अब इसके अंदर पहली हेडिंग लिखेंगे हम लोग, मैं ये रफ करता हूँ बाद में, पहले मैं आपको लिखवा दूँ, ठीक है। तो आपने पहले हेडिंग लिख लिया ऊष्मा को दिखाकर, ठीक। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या लिखेंगे सर हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस चीज़ को सर कैसे लिखते हैं, ठीक, तो मैं रफ करने के बाद मिलता हूँ, ठीक।